साथियों को नमस्कार। डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल का अभिवादन स्वीकार करिए। साथियों, जैसे हम कोई कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कैसे करें। जी हाँ, आज का यह वीडियो इसी पर ही आधारित है कि यदि आप उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षा जो कि 2026 नई भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के अंतर्गत 23 से 24 हजार पदों पर विज्ञप्ति आने वाली है, जिसमें आपका अभ्यर्थन होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम कब से इसकी तैयारी शुरू कर दें और इसकी तैयारी कौन कर सकता है या किसको तैयारी करनी चाहिए। इस पर अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हैं। पहला वीडियो मैंने बनाया, उसमें बताया कि यदि आप एलिजिबल हैं तो ये क्राइटेरिया आपका है। एलिजिबिलिटी के बाद आपको बुक्स का वीडियो मैंने दिया कल, और आज मैं आपको स्ट्रेटजी का वीडियो दे रहा हूं। तो बुक, सिलेबस और कैसे शुरुआत करें, तो कैसे शुरुआत करें, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी आ चुके हैं सबका स्वागत है, नमस्कार है सबको। और चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण खबर है कि यदि आप हमसे जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं और हिंदी विषय के धुरंधर बनना चाहते हैं और एक सीट पर कब्जा करना चाहते हैं, तो टारगेट 2026 के लिए हमने नया बैच शुरू किया है। बैच का नाम है धुरंधर। आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628 95 92 37। कब से शुरू हो रहा है? 10 अप्रैल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर और महत्वपूर्ण बात। शुरुआत कहां से करें? बहुत ही आसान सा सवाल है और कठिन जवाब है। तो शुरुआत करने के लिए आपका पहला चरण क्या होगा? आज मैं पूरे चरणों में ही इसको बांटकर आपको पूरी बात को समझाऊंगा। सबसे पहला चरण हमारा क्या होगा कि आप पाठ्यक्रम को नोट कर लें। कहां पर नोट करें? किसी कॉपी में जिसमें आप अपनी नोट्स को प्रिपेयर करेंगे, उसमें पूरे पाठ्यक्रम को नोट कर लें। पाठ्यक्रम को नोट करने के बाद 3 बार पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ें। ध्यान रखिएगा, 3 बार पढ़ें का तात्पर्य यह होगा कि आपको पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। इसके बाद अब आप जो है सेकेंड स्टेप पर काम करेंगे। दूसरा स्टेप कहता है कि भाई आपको पूरा पाठ्यक्रम जो आपने पढ़ लिया है, 3 बार आपने देख लिया कि सिलेबस है क्या। सेकेंड स्टेप पर आप क्या करेंगे कि पुराने प्रश्न पत्र, क्या लेना है आपको? पुराने प्रश्न पत्र लेना है, जिसे आप क्या कहते हैं? PYQ कहते हैं। PYQ। ये मैं यह समझकर बता रहा हूं कि आपने तैयारी नहीं की है, या आप शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं, या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो भी मामला हो, आप पहली दफा हिंदी की तैयारी करने वाले हैं या करेंगे। पुराने प्रश्न पत्र आप लेंगे और पुराने प्रश्न पत्र को आप 3 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। और 3 बार मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले चरण में आप क्या करेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे? आप सारे सवालों के जवाब वहां पर लगाएंगे। सवालों के जवाब जो है आप क्या करेंगे साथियों? वहां पर केवल टिक करेंगे। पहले अटेम्प्ट में आपको केवल इतना ही काम करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में आपको क्या करना है? उसी PYQ में ही आपको चैप्टर पहचानने का काम करना है। क्या करना है? चैप्टर पहचाने। ठीक है, जो हमारे साथी हैं, ज्यादातर साथी तो पहचान लेंगे
कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से लिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आपको वह इकाई पहचान में ना आए। ठीक है, और उसको पहचान कर पेंसिल से उसके सामने आप किसी कोडवर्ड में लिख दीजिए कि ये आदिकाल से है, आदिकाल में नाथ संप्रदाय से है, ये सिद्ध साहित्य संबंधित है, काव्य पंक्ति है, आलोचना है, किस विधा से संबंधित है। इस तरह से उसका सब कैटेगराइजेशन करके आप उसी के सामने उसका चैप्टर लिख दीजिए। अब तीसरा चरण जो होगा आपका कि आप पूरे पीवाईक्यू में 4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आप अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी, खास करके मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, टीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीजीटी का भी पीवाईक्यू पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीजीटी का भी पीवाईक्यू एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि दोनों में डिफरेंस हो या दोनों में कोई कठिन हो कोई आसान हो। कई बार यहां का पेपर वहां, वहां का पेपर यहां पर भी देखने के लिए मिल जाता है, और अनेकों बार देखने के लिए यह मिला है कि टीजीटी का पेपर कठिन होता है और पीजीटी का पेपर आसान होता है। अकॉर्डिंग टू 2021 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2021 का पेपर कठिन था, पोस्ट ग्रेजुएट 2021 का पेपर आसान था, क्योंकि वहां पर इंटरव्यू था। तो ऐसे में जो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, टीजीटी और पीजीटी दोनों का सॉल्व करना है। अब आपने क्या कर लिया, पीवाईक्यू को सॉल्व कर लिया, सवालों के सामने टिक किया, उनका चैप्टर पहचानने का प्रयास किया, टीजीटी और पीजीटी का। अब तीसरे चरण में आप क्या करेंगे साथी, तीसरे चरण में आप जितने सवालों के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं उनके सामने आप गोला लगाते जाइए। क्या करिए, गोला लगाइए कि कौन सा चैप्टर का कौन सा सवाल आपका गलत हो रहा है। ठीक है, क्या लगाएं, गोला लगाएं कि कौन सा सवाल आपका गलत हो रहा है, कौन से सवाल का उत्तर आपने गलत दिया है, या कौन सा ऐसा चैप्टर है जिससे आपके सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, ये आप किस स्टेप पर काम कर रहे हैं, अभी हमने फर्स्ट स्टेप पूरा किया, सेकंड स्टेप आपने पूरा कर लिया। ठीक है, अब आपने 2 स्टेप पूर्ण कर लिए। अब यहां पर पहुंचने के बाद अब आप क्या करेंगे कि गोला लगाने के बाद काउंट करेंगे कि किस चैप्टर से कितने सवाल एवरेज आपके गलत हुए हैं और सबसे ज्यादा सवाल किस चैप्टर से आपके गलत हुए हैं, ईमानदारी के साथ। अब जैसे मान लीजिए आपने गोला लगाया, फिर आपको मालूम चला कि आपको काव्यशास्त्र में सबसे अधिक सवाल गलत हुए हैं। क्या हुए हैं, काव्यशास्त्र में सबसे अधिक सवाल गलत हुए हैं। या फिर आपने देखा कि आपसे आलोचना के सवाल सबसे ज्यादा गलत हुए हैं, या आपने देखा कि आपसे काव्य की पंक्तियां जो हैं उसके सवाल आपसे ज्यादा गलत हुए हैं, या फिर आपने देखा कि व्याकरण के सवाल आपसे ज्यादा गलत हुए हैं। फिर आपने देखा कि मुझसे संस्कृत व्याकरण के सवाल जो हैं वह गलत हुए हैं। तो आपने इस तरह से कुछ पॉइंट्स वहां पर एकत्रित कर लिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से गलतियां मुझसे ज्यादा हुई हैं। अब क्या करेंगे आप, यहां पर आपने जो पाठ्यक्रम याद किया था, पाठ्यक्रम जो आपने पढ़ा था, अब इस पाठ्यक्रम को क्या करेंगे साथियों, यहां हम मिलान करेंगे। काव्यशास्त्र वाले पोर्शन से, आलोचना वाले पोर्शन से, व्याकरण वाले पोर्शन से मिलान करेंगे और एक नया सिलेबस अपने से तैयार करेंगे। यानी बहुत सारे सवाल ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं, फिर भी उनसे सवाल पूछा गया है। अब आपने देखा कि कुछ सवाल आपके गलत हुए हैं पुरस्कार से, तो पुरस्कार आपने देखा कि अरे पुरस्कार तुम्हारे यहां पाठ्यक्रम में ही नहीं है, तो आपने पाठ्यक्रम में एक नई चीज ऐड की जिससे सवाल पूछा गया है, वो क्या है, पुरस्कार। आपने देखा कि आलोचना तो हमारे यहां है ही नहीं है, फिर भी आपके यहां आलोचना से सवाल पूछे गए हैं, तो आपने नया सिलेबस जो अपने हाथों बनाया उसमें क्या किया, आलोचना के सवाल को, आलोचना वाले टॉपिक को ऐड कर दिया। काव्यशास्त्र में आपने देखा कि कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं जो आलोचना काव्यशास्त्र के यहां टॉपिक में थे ही नहीं, कोई इकाई आपके यहां थी ही नहीं, फिर भी उससे सवाल पूछे गए, तो आप क्या करेंगे, उसको भी आप अपने सिलेबस में नोट डाउन करेंगे। और अंत में
अब आप क्या करेंगे, एक सिलेबस अपने से तैयार करेंगे कि जिससे आपके सवाल गलत हुए हैं और जो आयोग के द्वारा दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता, यानी कि वो सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए हैं। ये आपने देख लिया। अब इसके बाद ये तीसरा चरण था, ठीक है। अब चौथा चरण पे आएंगे। चौथा चरण में साथियों आप क्या करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे। क्या करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। यानी 2011, 2016, 2022, 2021, 2025, इस प्रकार से किस प्रकार से पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न का मतलब यह हुआ कि देखिए कथन कब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, स्थापना और तर्क के सवाल कब ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिर आपने देखा कि रचना की तिथियां जो हैं वह किस साल ज्यादा पूछी गई हैं। फिर आपने देखा कि अपवाद के सवाल जो हैं वह किस साल अधिक पूछे गए हैं। फिर आपने ये देखा कि भाई काव्य शास्त्र की पंक्तियां जो हैं वो कब अधिक पूछी गई हैं। फिर आपने देखा कि संस्कृत व्याकरण के जो सवाल हैं किस वर्ष अधिक आए हुए हैं। फिर आपने यहीं पर देखा कि संस्कृत साहित्य के सवाल किस वर्ष अधिक आए हैं, संस्कृत साहित्य के सवाल। तो आपने जो सिलेबस पढ़ा था, आपने उसके आगे बढ़ के अपना एक नया सिलेबस तैयार किया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से अधिक सवाल पूछा जा रहा है। फिर आपने उसी के आधार पर एक पैटर्न अपना बना लिया कि हमारा पैटर्न कैसा रहा है पेपर में सवाल पूछने का, और इस पैटर्न में आप देखेंगे कि किस पैटर्न के सवाल सबसे अधिक आ रहे हैं और किस पैटर्न के सवाल आपसे गलत हो जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि आप स्वयं पैटर्न भी अपना चेक कर लेंगे। अब ये 4 चरण जिसने पूरा कर लिया ईमानदारी के साथ, ठीक है, अब वो हिंदी विषय की तैयारी करने योग्य हो गया। अब आप भले ही कोई किताब खरीदिए, कहिए गुरुजी ये सब हम नहीं करेंगे, हमारे पास एक बहुत अजूबी किताब लग गई है जिसको सूंघ लेने से टीजीटी पीएचडी की परीक्षा निकल जाएगी, किसी कुख्यात प्रख्यात अध्यापक की नोट्स मेरे पास आ गई है तो मैं ऐसा कर लूंगा और मुझे सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप कर लीजिए, लेकिन यदि आप मुझसे पूछते हैं कि शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत अगर आप इस तरह से करते हैं तो इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको असफल कर सके। निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। अब आपने इतना कर लिया तो आप जानते हैं आपकी तैयारी कितनी हो गई। अब आपकी तैयारी लगभग 40% तैयारी पूर्ण हो गई। इतना करने के बाद आपकी तैयारी 40% पूर्ण हो गई। अब आपको 60% के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता हिंदी विषय में इतना स्टेप फॉलो कर लेता है, इतना एनालिसिस कर लेता है, इतना रिसर्च कर लेता है, तो 40% चीजें कवर हो जाएंगी। अब देखिए, पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको मैं आपको बता दूं कि कोई भी परीक्षा हो उसमें क्या होता है, 60 और 40 का रेशियो चलता है। 60% और 40% का रेशियो चलता है। अब 40% जो सवाल हैं, 40% सवाल हिंदी में ऐसे हैं जो लगभग वही आपसे हर साल पूछे जाते हैं। यानी वो अभी तक जितने आए हुए पीवाईक्यूज हैं, जितने पुराने सवाल हैं, उसी के ही तरीके के वो सवाल रहते हैं। थोड़ा बहुत ऑप्शन बदल के, थोड़ा बहुत प्रश्नों की भाषा बदल के, या रचनाकार की 2-3 पंक्तियां बदल के, यानी थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ 40% जो है आपके सवाल वैसे ही रिपीट किए जाते हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा अगर आपने पढ़ लिया तो 40% आप यहां पर गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको 60% की तैयारी करनी है। अब हम चल जाएंगे किस छठे पैटर्न पे, और छठवें में हम क्या करेंगे साथियों कि जो आप बुक्स खरीदें उन बुक्स के को क्या करें, पढ़ें। क्या करें, अब जो आपको किताबें बताई गई हैं, जो सोर्स बताए गए हैं, उन किताब
उन किताबों को क्या करें, किताबों को पढ़ें। और जो आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और आपने जो पाठ्यक्रम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अब आप क्या करिए, उन किताबों में अंडरलाइन करिए। क्या करिए, अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन करने के बाद उन्हें किताबों का करना है, अंडरलाइन करना है। फिर अगले स्टेप में जो अंडरलाइन में भी आपको फैक्ट महत्वपूर्ण लगे, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन लगे, आप क्या करिए, उसको अपने नोट्स में लिखिए। क्या करिए, अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है। और अपने नोट्स में पीवाईक्यू के वो 40% सवाल जो आप देख रहे हैं कि हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हर बार जिनसे सवाल पूछा जा रहा है, यानी अभी तक 1 या 2 बार जो रिपीट हुए क्वेश्चन है उसको भी अपने नोट्स में आप क्या करिए, इंक्लूड कर लीजिए, सम्मिलित कर लीजिए। यानी अंडरलाइन किए हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनको आपने नोट्स में आपने लिख लिया, और जो 40% के बराबर जो हमारे सवाल हैं जो हर बार रिपीट किए जाते हैं या 1 से अधिक बार आए हुए हैं, वो फैक्ट भी आपने यहां पर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा 7 स्टेप हो गया। अब 8वें स्टेप में हमको क्या करना है कि पूरा पाठ्यक्रम हमको पढ़ना है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम केवल शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ते हैं, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। यदि आप पूरा पाठ्यक्रम नहीं पढ़ते हैं तो आपका चयन होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से समय था कि केवल इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती थी। हम भी आपको बताते थे कि यही 4 चीजें पढ़ लीजिए, लेकिन अब जितना इंपॉर्टेंट नहीं उससे भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, चैप्टर वाइज आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चैप्टर वाइज रिवीजन के बाद क्या करेंगे साथियों, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। 10वें पॉइंट में आप क्या करेंगे, हर चैप्टर पर आप देखेंगे, हर चैप्टर पर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यानी किस चैप्टर से कितने सवाल बन सकते हैं, किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, वो सवाल आप स्वयं बनाएंगे। आप क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि कोई सवाल बना के दे, तो आप ग्रुप में चाहें तो 4-5 लोग मिल जाएं, एक टॉपिक को पढ़ें और सभी लोगों से कह दें कि भाई 5 सवाल तुम बनाओ, 5 मैं 5 तुम। आदिकाल का सिद्ध साहित्य मैंने पढ़ा, 5 लोगों ने 5-5 सवाल बनाया, 25 सवाल बन गया, सब ने एक दूसरे के सवाल को सॉल्व किया। ऐसे में 20 सवाल रोज नए मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 5 तो आपने ही बनाया था। तो एक ग्रुप स्टडी को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हर चैप्टर पर आपने एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद साथियों आपकी तैयारी पूर्ण हो गई है। अब यहां पर जो हमारा नया स्टेप आता है वो क्या आता है, वस्तुनिष्ठ हिंदी का। किसका आता है, वस्तुनिष्ठ हिंदी का। जो हम लोग क्या करते हैं कि अपने विषय की तैयारी, यानी ज्यादातर लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए कहां से शुरुआत करते हैं, वस्तुनिष्ठ हिंदी की किताब खरीद लिए और इसी में पढ़ना शुरू कर दिए। और परीक्षा से 2 दिन पहले मुझसे पूछते हैं, गुरुजी इसमें जीएस आएगा क्या। आपको वादे से मैं कह सकता हूं कि 2022 की परीक्षा होने से 4 से 5 दिन पहले ही लोग एकदम परेशान हो जाएंगे और कहेंगे सर क्या इसमें जीएस भी आएगा क्या सर। मतलब ऐसे ऐसे चीजें आपसे पूछेंगे कि आपको लगेगा कि ये लोग जिंदगी में मतलब धरती पर बोझ हैं, ये क्यों ही फॉर्म भर दिए, क्यों पढ़ाई करते हैं ये। तो आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप भी ये गलती न करें, आप इस क्रम से तैयारी करें जिससे वो समस्याएं आपके सामने ना आए। अब आप वस्तुनिष्ठ हिंदी की कोई किताब लेके तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अंत में वस्तुनिष्ठ हिंदी की जितनी किताबें हैं उसको पढ़ते हुए आप एक शॉर्ट नोट्स अपना बनाएंगे। क्या बनाएंगे साथियों, शॉर्ट नोट्स अपना बनाएं। शॉर्ट नोट्स को हम क्या कहते हैं, की नोट्स कहते हैं, की नोट्स कहते हैं। यानी उस नोट्स से अगर आपको रिवीजन करना हो तो आप विद इन 1 डे या 2 डे में पूरे सिलेबस को पढ़ लें। और पूरा सिलेबस पढ़ते समय आप कुछ उसमें मार्क कर दीजिए, ठीक है, कि अगर आपको जो कठिन चीजें हैं वो आप लास्ट डे
1 घंटे में या 2 घंटे में भी पूरी तरह से आप पढ़कर पेपर देने चले जाएं। तो शॉर्ट नोट्स की नोट्स का मतलब होता है कि परीक्षा में जाने से पहले एक बार आप सरसरी निगाह से देख लें तो आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। तो यह आपका शॉर्ट नोट्स की नोट्स हो गया। शॉर्ट नोट्स की नोट्स के बाद आपका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता है कि भाई आपको लगातार अभ्यास करना है और अभ्यास के दौरान आप जो गलतियां करेंगे वो गलतियां आप बाद में नहीं दोहराएंगे। अब देखिए, अभी जैसे कोई युद्ध हो जाए तो युद्ध में क्या होता है कि ऐसे अप्रशिक्षित सैनिकों को भेज दिया जाए जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, यानी युद्ध की प्रैक्टिस नहीं की है, तो वो क्या करेंगे, वहां खून बहाएंगे। तो आपके सामने भी यही अवसर है कि आपकी जो परीक्षा है वो क्या है, युद्ध का मैदान है। ठीक है, आपकी परीक्षा क्या है, परीक्षा आपकी युद्ध का मैदान है। और जो प्रैक्टिस है आपकी, प्रैक्टिस जो है आपकी, वो कहते हैं मेक्स मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस यदि आप करके जाते हैं, यानी पहले आप पसीना बहा के जाते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इस परीक्षा में आप विजयी हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। लेकिन आप बिना प्रैक्टिस के जाते हैं तो यहां इस परीक्षा में क्या हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यदि आप पहली बार ओएमआर सीट पर सवाल सॉल्व करेंगे, पहली बार आप 2 घंटे में सवाल सॉल्व करना चाहेंगे, तो कम से कम 2 से 3 सवाल ओएमआर सीट पर आप गलत भरेंगे। यानी बुकलेट में आप आंसर दूसरा कोई टिक करेंगे और ओएमआर पे आप दूसरा सवाल टिक करेंगे। यह 100% है। जितने लोग देख रहे हैं वो अपना अनुभव भी मुझसे बता सकते हैं कि भाई आप 2 से 3 सवाल 100% गलत करते होंगे कि आपने बुकलेट पर दूसरा टिक किया और ओएमआर पे आपने दूसरा टिक कर दिया है। यह तो मतलब गलती होनी ही है। अब दूसरी गलती आपसे क्या होती है कि किसी भी प्रश्न को ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ने का, क्या होती है, किसी भी सवाल को ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ने का। पूछा गया है कि इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इतना जल्दबाजी में आपने देखा और सबसे पहली रचना कामायनी लिखी थी। आपके दिमाग ने सोचा सवाल बड़ा सरल पूछ लिया है, पूछा कि इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना है, और आपने पूरा सवाल, पूरा ऑप्शन बिना पढ़े हुए कामायनी को टिक कर दिया और बहुत खुश हो गए कि वाह गुरु, मैंने तो ये सवाल सही कर दिया। लेकिन जब आप घर पहुंचते हैं तो आपने देखा, अरे यार, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। तो इस गलती से भी आप तभी बच सकेंगे जब आप यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, जिस भी मोड में आपकी परीक्षा है, मान लीजिए परीक्षा आपकी ओएमआर मोड पर है, ओएमआर सीट पर है, तो आपको कम से कम 10 पेपर ओएमआर सीट पर, 10 पेपर आपको ओएमआर सीट पर देना है परीक्षा से पहले। और कैसे देना है, 2 घंटे का आपको अलार्म सेट करना है, 2 घंटे का अलार्म सेट करना है और ओएमआर सीट पर वो पेपर देना है। लाइक एज एग्जाम रूम, आप ऐसा महसूस करें कि आप वास्तविक तौर पर परीक्षा दे रहे हैं, वैसा महसूस करके, वो प्रेशर महसूस करके आप 10 ओएमआर सीट पर ये काम कर लें। अब कोई काम आपने 10 बार कर लिया है तो रियल एग्जाम में जब आपको बैठना होगा तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा, वो इतना घबरा जाते हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, इतना डर जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, रोने लगते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, उनकी लास्ट टाइम में तबीयत खराब हो जाती है, परीक्षा के ठीक उसी दिन सारी आफत विपत आ जाती है। ये क्यों होती है, क्योंकि आपने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है। तो 10 पेपर कम से कम 2 घंटे का अलार्म लगा के आप ओएमआर सीट पर सॉल्व करें, और आपने ये सब कर लिया तो साथियों अब क्या होगा, अब एकदम से मौज करिए। अब ये तो आपको मैंने कैसे शुरुआत करें ये बता दिया। अब 2-3-4 चीजें और आप देख लीजिए। आपके जीवन में बहाने नहीं होने चाहिए। अगर आपके जीवन में एक भी बहाने हैं तो आप सफल नहीं होंगे। ध्यान रख लीजिए, बहुत कड़वी बात है, आप सफल नहीं होंगे, चाहे मेरे यहां कोचिंग करें या ना करें।
चाहे आप हमारे यहां धुरंधर बैच ले लीजिए 10 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है, आप सफल नहीं होंगे। क्यों नहीं सफल होंगे? क्योंकि आपके जीवन में बहाने हैं। बहाने क्या है कि आज आप अगर असफल हैं, आप याद करिए कि 12वीं में आपका नंबर कम आया था, ठीक है, किसी विषय में आपका नंबर नहीं आया था, या आप 12वीं में अच्छे नंबर नहीं ला पाए थे। क्यों नहीं ला पाए थे? आज आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, यानी आपके बहाने आपको याद नहीं होंगे, आप भूल चुके होंगे कि किस वजह से ऐसा हुआ था। कारण यह है कि आपने स्वयं के साथ उस समय धोखा दिया था, कोई बहाना उस समय आपने त्वरित रूप से बना लिया। बुआ की शादी है, दीदी की तबीयत खराब हो गई, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, बच्चा बीमार था, या उस दिन पैर में चोट लग गई, या उस दिन जैसे उठे किसी से लड़ाई हो गई, पेन नहीं चल रहा था, पड़ोसी ने हमारे घर के ऊपर कूड़ा फेंक दिया था। मतलब लाइक दैट बहुत तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप बहाने के तौर पे रखेंगे, और ये सारे बहाने क्या करेंगे? आपको सफल नहीं होने देंगे। देखिए, एक अंतिम बात कि कभी भी जितने लोग इस दुनिया में सफल हुए हैं, उनके जीवन में बहाने नहीं थे, उनके जीवन में समस्याएं थी, और उन समस्याओं की निजात उन्होंने पाई, उस समस्या का हल भी उन्होंने ही खोजा है। तो आप बहाने मत बनाइए, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कभी भी परफेक्ट टाइम आपके पढ़ाई के लिए नहीं आएगा। आप सोचिए कि एक छोटी सी नौकरी मिल जाए तब अच्छे से पढ़ाई करूंगा, घर से पैसा ज्यादा मिलने लगे तब पढ़ाई करूंगा, कोई सपोर्ट कर दे तब पढ़ाई कर दूंगा, कोचिंग ज्वाइन कर लूं तब अच्छे से पढ़ाई होने लगेगी, मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तब पढ़ाई करूंगा, एसी लग जाए तब पढ़ाई करूंगा, ठंडी का मौसम आ जाए तब पढ़ाई करूंगा, मतलब घर में ज्यादा लोग हो जाते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूं तब पढ़ाई करूंगा। यानी इस तरह से अगर आप कंफर्ट जोन ढूंढ के पढ़ाई करना चाहते हैं तो ना ही आपको कभी कंफर्ट जोन मिलेगा और ना ही कभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि कभी भी आपको वो जीवन में कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। जिस जीवन में आप अभी हैं उसी जीवन में रहकर ही आपको तैयारी करनी है, जिस भी कंडीशन में, जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं। अब आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, जो हमारे साथी हैं उनको कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ना है। जब तक परीक्षा की तिथियां नहीं घोषित हो जाती तब तक आपको 6 घंटे पढ़ना है, और महीने में एक बार आपको क्या करना है? फुल प्रैक्टिस करनी है। महीने में एक बार, जब तक आपका क्या हो जा रहा है, पेपर की डेट नहीं आती, तब तक 6 घंटे रोज पढ़ना है, और एक प्रैक्टिस आपको महीने में करनी, इतना ही काम करना है। जैसे परीक्षा की तिथियां आपकी घोषित हो जाएं, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, और कम से कम महीने में 4 पेपर आपको OMR सीट पर सॉल्व करना है। तो यह सारा काम यदि आप कर लेते हैं तो मेरा यह मानना है कि इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको 2026 में अध्यापक बनाने से रोक सके। साथियों, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यूपी टीजीटी पीजीटी में बिना कोचिंग के नौकरी लेना। बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन आपको समय अधिक लगेगा, आपसे गलतियां अधिक होंगी, भटकाव अधिक होगा, और आपके पास समय बिल्कुल कम है, बेहद कम है। ऐसे में यदि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो हमसे जुड़कर धुरंधर बैच ले सकते हैं, धुरंधर बैच ले सकते हैं। और इस बैच का जो डेकोरेशन किया गया है वो ऑफलाइन के जैसे किया गया है कि आपको पहली बार जो है ऑनलाइन कक्षाओं में ऑफलाइन जैसी सारी सुविधाएं और फीलिंग होगी, तो आप पहली बार में ही ये तैयारी करके चयनित हो सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे हमसे? व्हाट्सएप करके 9628 95 92 37। ठीक है, तो लगभग पूरी बात मैंने बता दी। अब अगले 5 मिनट तक मैं प्रयास करूंगा कि आपके कमेंट्स ले लूं, कि जो भी साथी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं उनसे हम बात करके चीजों को क्लियर कर सके, पूछ सके। ठीक है, व्हाट्सएप करके। तो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट वो लाइक कर दें, ऐसा मैं चाह रहा हूं। सर जी, जो नया टीजीटी पीजीटी विज्ञापन आने वाला उसके पहले यूपी टेट पास करना पड़ेगा गुरुदेव? नहीं, देखिए यूपी टेट क्वालिफाई नहीं करना है, क्योंकि यूपी टेट 6 to 8 के लिए अनिवार्य हुआ है, और जो विज्ञप्ति आई है 2022 की या जो आगे आएगी वो 9th और 10th के लिए आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रणाम गुरुदेव। विनोद यादव जी, नमस्कार विनोद जी। रीमा यादव जी, यस सर यही होता है अक्सर। रीमा जी, बेबी अनन्या, गुड इवनिंग।
और नम्रता केशरवानी जी, संध्या यादव जी, और मृत्युंजय राय जी, और चंद्रदेव प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको एकदम से फॉलो कर लेने हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहां पढ़ें, लेकिन अगर आप ये सारे की पॉइंट्स अपने माइंड में रखते हैं और ये फॉर्मेटिंग से तैयारी करते हैं तो फिर आपका चयन कोई इस दुनिया में रोक नहीं सकता है। बाकी आप उसी पुराने ढर्रे पे तैयारी शुरू कर दीजिए। कौन सा ढर्रा? वही वाला वस्तुनिष्ठ हिंदी किताब लीजिए, रट्टा मार आया तो ठीक है, नहीं तो बाहर। तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन की यह अंतिम भर्ती हो, इसके बाद भर्ती आए या ना आए। ठीक है सर। एमजीपुर से बीएड लास्ट ईयर है, क्या हम लोग भी एलिजिबल? हाँ, एकदम हो जाएंगे। मतलब पूरी संभावना है कि जो इसका बीएड लास्ट ईयर है वो लोग भी इसमें फॉर्म भर पाएंगे, थोड़ा सा फॉर्म में लेट होगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक्स गुरुदेव, बहुत अच्छा किया, बता दिया गुरुदेव ने बहुत। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन जी, ठीक है। नीतीश कुमार जी, बता दिया मेरे साथी। ठीक है, विपिन जी क्या पूछ रहे हैं एक बार क्लियर कर दीजिए। बैच के प्राइस, देखो यार बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम है किस बैच का कितना है। अभी ऑफर चल रहा है और उस ऑफर का डिस्काउंट भी आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप करके नंबर है 9628959237, और एक बार में आप फीस नहीं दे पाएंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। सर ग्रेजुएशन में 2 ईयर होम साइंस एलिजिबल है यूपीटी? हाँ, कंचन प्रजापति त्रिपाठी जी, जी हाँ, एकदम से धूमधाम से आप हैं। 2 साल अगर आपने ग्रेजुएशन में वो विषय रखा है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का वीडियो यहीं तक, फिर आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।